मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री के संपूर्ण बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है और आपको लास्ट में कमेंट भी करना है भैया कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि इससे आपका आईक्यू लेवल आप खुद जान जाओगे कि भैया हमारी तैयारी कितनी है। क्योंकि इस टाइम भाई आपको सिर्फ यही करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। इससे आपका आईक्यू लेवल बूस्ट होगा और तैयारी बेहतर होगी। तो ये इस बात का ध्यान देना, आपको कमेंट्स जरूर कर देना है लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं केमिस्ट्री के। भैया यहाँ पे फिजिक्स लिख उठा है गलती से, बट ध्यान देना बच्चों, आज हम जो देखेंगे केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है ना? याद रखना, मिसप्रिंट हो गया है भैया, केमिस्ट्री का होगा, ठीक। विंटर्स में हेल्थी लुकिंग स्किन के लिए आई ट्रस्ट ओनली निविया बॉडी मिल्क, जिसका यूनिक डीप मॉइस्चर सीरम दे फॉर। तो केमिस्ट्री में संपूर्ण किताब से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन भैया, डायरेक्टली आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। वैसे सारे क्वेश्चन तो करवा भी चुके हैं भाई, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। वन शॉट भी लगभग चल ही रहा है, 2-3 चैप्टर बचा है और 3-4, ठीक। तो दूध में शर्करा होती है, कौन सी शर्करा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट वाले चैप्टर से है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूध में शर्करा होती है, तो दूध में कौन सी शर्करा होती है ये आपको बताना है। विकल्प है आपके भैया सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। अब ध्यान से समझना भाई, कौन सी शर्करा होती है? तो भैया दूध में शर्करा कौन सी होती है आपको बताना है बच्चों। चलिए पहले हम जान लेते हैं, सब में बता देते हैं, केवल दूध का ही नहीं, ताकि इसको बदल कर कोई और पूछ ले तब भी आप निपटा सको। भाई हम जरूरी नहीं कि जो चीज़ है केवल हम वही बताते हैं। हमेशा बोलते हैं भैया कि रटाना हमारी फितरत में नहीं, सारे टॉपिक को एक एक निपटाएंगे। तो सुक्रोज बात कर लें, इसको केन शुगर कहते हैं भैया, गन्ने की शर्करा। क्या कहते हैं? तो गन्ने की शर्करा कहते हैं इसको, ठीक। माल्टोज ये भी एक मीठी शर्करा होती है, ये जनरली क्या है, शहद में पाई जाती है, ठीक है। शहद की शर्करा हम यूं कह सकते हैं इसको, शहद में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। ग्लूकोज क्या है? इसको भैया ये अंगूर की शर्करा कहते हैं, क्योंकि अंगूर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, तो अंगूर की शर्करा कहते हैं बबुआ। अब उसके बाद ये लैक्टोज क्या है? तो इसी को मिल्क शुगर कहते हैं, यानी दूध की शर्करा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड होता है और इसी में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो भैया इसका जो चौथा विकल्प हो जाएगा वो क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो दूध की शर्करा कौन है? लैक्टोज है। आई बात समझ में? तो भैया केन शुगर गन्ने की पूछ ले तो सुक्रोज यानी शर्क जो चीनी होती है, ठीक। ये शहद की माल्टोज, अंगूर की ग्लूकोज, बट दूध की यानी मिल्क शुगर कौन है? तो मिल्क शुगर आपकी है लैक्टोज, ठीक है। समझ में आया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन है? तो आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है कि आरएनए में उपस्थित क्षार। आपका विकल्प है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। दूसरा है ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तीसरा है साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल। या फिर कह रहा है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए बच्चों, डीएनए आरएनए अगर हम बात कर ले भैया, तो डीएनए और आरएनए में दोनों में अगर हम बात करें बबुआ, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। डीएनए में इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब जहां थायमिन है उसी के स्थान पे यूरेसिल हो जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन भाई ये दोनों में मिलता रहेगा। आरएनए में पूछा है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये नहीं होगा। एडेनिन भाई थायमिन इसमें आ गया, नहीं होगा। इसमें भी थायमिन आ गया, नहीं होगा। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये देख सकते हैं। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो कौन सा?
चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आरएनए में कौन सा क्षारक रसगुल्लों, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, चलिए मजे में सीखते चलते हैं भाई, क्योंकि इस टाइम ज्यादा से ज्यादा बोल दिया ना बबुआ, प्रैक्टिस पर ध्यान देना भैया। मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे मीठी शर्करा या मीठा शर्करा, यहाँ पे मीठी होगी, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है आपको बताना है। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। तो भैया यहाँ पे सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं फलों की शर्करा। क्या कहते हैं? फलों की शर्करा, क्योंकि फलों में सबसे जो मीठे फल होते हैं प्रमुख रूप से, उनमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि RNH2 CHCl3KOH अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए यहां से R का मतलब क्या है, कुछ भी ले लें, जैसे C2H5 ले लें और यहां पे NH2, जैसे भाई एथेनमीन हो गया, प्लस यहां पे CHCl3 क्लोरोफार्म हो गया और KOH हो गया, KOH हो गया। तो कह रहा है कि इससे बनेगा क्या? तो NH2 है, एमीन वाला है, तो इसमें क्या बन जाता है? तो यहां पर बन जाएगा C2, भाई C2H5, यहां पे NC। ठीक, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, बाद उसके अलावा KCl बन जाता है, उसके अलावा आपका H2O है ना, इसको फिर संतुलित भी करते हैं, KCl होता है, H2O होता है। तो अगर देख ले तो एमीन है, तो भैया एमीन वाला है, तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, तो आपका विकल्प है कि गाटरमान कोख अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड स्मिथ अभिक्रिया। तो बबुआ कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, एमीन चैप्टर वाले में देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन बताए उनमें से एक ये है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आई बात समझ में भैया? एमीन है तो याद रखना कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये भी काफी पूछा जाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमें जेई और नीट में सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन वाले बच्चे को फीस कम चाहिए। आगे क्या है भैया, ध्यान से देखिए, कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। आप 23 का पेपर देखो, 22 का देखो, 24 का देखो, आया है। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है? मेथेन बनाता है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल साइनाइड या एथेनमीन या एथिलेमीन। तो भैया ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है कैनिजारो अभिक्रिया में मेथिल अल्कोहल। ठीक, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आप उसमें देखेंगे तो सब अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेलिन जलीय विलयन है, किसका है? फॉर्मेलिन जो है किसका जलीय विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, या फिर फ्लोरोसिन का, या फिर एसिटेल्डिहाइड का। देखिए बच्चों सबसे पहले ये तो जान लेते हैं भैया फॉर्मेलिन है क्या। फॉर्मेलिन है क्या? तो फॉर्मेलिन कह लें या फॉर्मेलिन कह लें, ये क्या होता है? ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको चीजों को सड़ने से बचाने के लिए, चीजों को क्या है, सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। सड़ने से बचाने यानी प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए किया जाता है। और ये होता क्या है? तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेलिन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का ये 40% सॉल्यूशन होता है, 40% विलयन होता है। आपने देखा होगा चीजों को प्रिजर्व करने के लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर्मेलिन का। देखा होगा कि जैसे क्या है, बेशकल ऐसी कोई मूवी थी ना, बेशकल साउथ की मूवी, उसमें जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से होता है वो जब क्या करता है, जगह जगह पर छापा मारता है, तो वहां पर उसको भी फॉर्मेलिन वगैरह के मतलब अंश मिलते हैं। ठीक है, जब दूध को जांच करता है तो उसमें फॉर्मेलिन मिलता है और चीजें मिलते हैं, डिटर्जेंट मिलता है, तो वहां पर वो जिक्र करता है कि ये तो फॉर्मेलिन है जिसका भाई इस्तेमाल क्या है,
पुराने ज़माने में लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया। जो मम्मी वगैरह होती थी मिस्र के पिरामिड में, तो वहाँ पर लाशों को सड़ने से बचाने के लिए इस केमिकल का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं बस केवल उसी को, बाकी अदर चीज़ भी है, अगर उसको सड़ने से बचाना है तो फॉर्मेलिन प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है। तो भैया विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड का। तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है? ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ, वैसे ज़रूरत नहीं है इनकी स्क्रीनशॉट की, क्योंकि भाई ये तो क्या है, एकदम दमदार वाले टॉपिक हैं, बस देखते चलो मज़े में, बस सीखते चलो, बस यही है। ईथर होते हैं, ईथर क्या होते हैं? ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। ईथर होते हैं उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी। तो भैया ईथर क्या होते हैं? देखिए इसमें जो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लें, इस कारण से ये क्या, इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, तो ईथर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है, मतलब क्या चीज हम पहचानते हैं ल्यूकास अभिकर्मक? ऑप्शन है आपका नाइट्रो एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्किल एमीन। तो भैया ल्यूकास अभिकर्मक अगर याद करो बताया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान होती है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा किसकी पहचान करते हैं? तो एल्कोहल की पहचान करते हैं। बबुआ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो एल्कोहल की पहचान की जाती है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? ये तो एकदम प्यारे से क्वेश्चन है, एकदम मजेदार वाले, कि रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कह रहा हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपको बताया है भैया कि रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभी इसको हमने भैया इसके पहले भी रिएक्शन जो वन शॉट लाया था उसमें आपको रोजेनमुंड अपचयन के बारे में बताया गया था। ठीक है, आप एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में भी देखेंगे तो बताया है रिएक्शन में। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला, स्कॉलरशिप एडमिशन। अगला क्वेश्चन की अभिक्रिया RCOOAG, जब यहाँ पे फिर Br2 की उपस्थिति रहेगा, RBr क्या कहलाती है? तो भैया ये कौन सी अभिक्रिया है? हुंसडीकर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, या फिर है मतलब हेल पोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, या फिर कह रहा है कि टिश्चेंको अभिक्रिया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है? देखिए भैया अगर आपको याद हो बच्चों, तो यहाँ पे जैसे RCOOAG है, ठीक, इधर से कह रहा है कि एक मिनट बबुआ, RCOOAG, ठीक, साथ में क्या है? तो साथ में कह रहा है कि भाई Br2 है, Br2 है। ठीक, तो यहां पे ये फिर करके RBr बन गया है, RBr। उसके बाद फिर एक Br बचा है, AgBr हो गया, AgBr हो गया, और साथ में COO है तो भैया CO2 हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? अगर आपको पता हो, इसके पहले भैया हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर भी बताए हैं, सिल्वर एसीटेट या सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन बताया था, और कौन सी अभिक्रिया इसको बताया था भैया? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? हुंसडीकर अभिक्रिया होती है भैया। कौन सी अभिक्रिया रसगुल्लों? हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहां से आपकी रिएक्शन भी तैयार हो जा रही है। ठीक, याद रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र होता है। एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन का कह रहा है क्या सूत्र होता है? CnH2nX5 या CnH2n+1X या फिर CnH2n या फिर CnHn। तो भैया ये क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, CnH2n+1 और उसके बाद X। जैसे यहाँ पे कोई भी करके जैसे 2 देख लें तो C2
भाई H यहाँ पे 2 दूना 4 1 5 और X की जगह जैसे एक हेलोजन तत्व ले ले तो C2H5Cl, नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड, तो ये हो गया आपका क्या, हेलो एल्केन ही तो है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन बबुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CONH3 5 ये है Cl और Cl2 में CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। CO यानी क्या है, CO या कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। विकल्प है आपके +1 +2 +3 +4। तो चलिए इसको निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। देखिए क्या कह रहा है कि CO है और यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे ये 5 है Cl और Cl2। जब निकालेंगे भैया, जिसको निकालना चाहते हैं उसको X मानते हैं, 5 आगे लाएंगे। उसके बाद भाई ये अमोनिया है, उदासीन लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। Cl का -1 होगा और प्लस का ये 2 आगे आया, Cl का -1 और बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज होता तो बराबर चार्ज रख देते। X ये तो 0 हो गया और माइनस यहाँ पे 1 है, ये प्लस माइनस -2 है बराबर 0, तो X -3 बराबर 0, या यूं कह लें X बराबर +3। तो भैया X बराबर +3 आया है, किसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी +3 क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए आसान है ना भैया, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब तो आराम से आप निकाल सकते हो भाई। अब की बार क्या दे दिया है कि KMnO4, ठीक, इसमें Mn यानी मैग्नीज की, KMnO4 लाल दवा का सूत्र है, Mn की निकालना है। तो भैया यहाँ पे पोटेशियम का +1 होता है, प्लस Mn का X मानो, 4 आगे लाया, ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर का 0। ठीक है, कितना होता है बराबर का, ये 0, भैया ऑक्सीजन का -2 होता है, याद रखना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 + X -8 बराबर 0, तो भैया X माइनस कितना, तो यहाँ पे 7 बराबर 0, या फिर यह कह सकते हैं X बराबर +7। तो प्लस की 7 किसकी, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। ठीक है, तो भैया विकल्प क्या है, 0 है, +2 है, +4 है, +7, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, +7। ठीक है ना, प्लस का क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से निकालते हैं। अगर एक स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, कह रहा कि Fe है, क्या है, ये 24 में भी आया था भाई। Fe है, क्या है, Fe मतलब आयरन है, तो आयरन है क्या। विकल्प है S ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक का तत्व, D ब्लॉक का तत्व, या फिर F ब्लॉक का तत्व। तो भैया तो Fe क्या है, ये तो आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, D ब्लॉक का तत्व, या फिर इसी को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, तो ये अगर विकल्प ऐसे ना होता तो देता आपका संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, ऐसे देता। तो याद रखना संक्रमण तत्व कह लें या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह लें। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। ठीक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कह लें या वेग नियतांक का मात्रक, लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, यहाँ पे लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड है, सॉरी, यहाँ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे है मोल प्रति सेकेंड। अब देखिए भैया किसके लिए कह रहा है कि शून्य कोटि के, तो शून्य कोटि के लिए याद रखना शून्य कोटि में क्या चलता है, तो शून्य कोटि के लिए भैया जो फार्मूला होता है के बराबर होता है बच्चों x/t। यहां से अगर हम मात्रक निकालें, ये फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का, अगर यहां से निकाल दें हम तो भैया यहां से क्या हो जाएगा, x क्या है तो यहां सांद्रता को दर्शाता है, इसका मात्रक क्या हो जाता है मोल प्रति लीटर। उसके बाद ये समय का मात्रक
सेकेंड। तो भाई क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या फिर वैसे कह दें तो इसको ऐसे लिखेंगे मोल, उसके बाद लीटर इनवर्स 1, फिर सेकेंड इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे भैया इस तरह सा कौन सा विकल्प है कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे हर साल पूछेगा भैया और पूछा जाता है। ठीक है, और अगर जैसे प्रथम कोटि के लिए बोल दे कभी कभार, भाई प्रथम कोटि के लिए बोल दे, तब प्रथम कोटि के लिए क्या चलता है, फार्मूला आपका होता है क्या, के बराबर भाई क्या होता है 2.303 बटे टी होता है, और यहां पे log बेस 10 a/a-x होता है। तो भैया ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये टी समय के बाद सांद्रता। तो इसमें सांद्रता का मतलब अगर रखेंगे तो मात्रक दोनों कट जाएगा, तो यूं कह लें, और यहां नंबर से मतलब है नहीं, केवल 1/t का निकलेगा मात्रक। तो भाई यहां पे इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मात्रक ध्यान दें तो भैया 1/समय समय का मात्रक सेकेंड, तो इसको प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स 1 कहते हैं। तो अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछता तो सेकेंड इनवर्स 1 या प्रति सेकेंड या प्रति मिनट मात्रक हो जाता। अगर शून्य कोटि के लिए पूछेगा तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो भैया दोनों याद रखना, शून्य कोटि का भी और प्रथम कोटि का भी। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B से ये C के लिए वेग दर क्या है। भाई शून्य कोटि की बात कर रहा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहां पे एक रिएक्शन दिया है A+B एरो करके C के लिए, इसके लिए कह रहा है कि अभिक्रिया का दर समीकरण क्या होगा। विकल्प है दर बराबर के, यहां A की सांद्रता 0, B की सांद्रता, इसमें दर बराबर यहां K करके A की सांद्रता 1 और B की सांद्रता की घात 0 है। इसमें क्या है, A की 0 है, B की 1 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भैया अगर देखें तो अभिक्रिया की दर R बराबर, भाई फार्मूला क्या होता है, यहाँ वेग स्थिरांक, और यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता, भाई कोष्टक लग गया, सांद्रता हो गया, शून्य कोटि की है इसमें भी शून्य, फिर B की सांद्रता हो गया, भाई इसका भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की, भाई मतलब अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है, किसके, शून्य कोटि के लिए। तो ऐसा विकल्प आपका कौन सा दिख रहा है, दर बराबर के A की घात 0 B की घात 0। तो भैया पहला वाला विकल्प ही आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये शून्य ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक मिनट, इसको तो आया ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। भाई ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं और 24 में आया भी है। ठीक, 0.34 वोल्ट या माइनस का 0.76 वोल्ट या 0.2 वोल्ट या फिर 0.0 वोल्ट। तो भैया मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यानी विभव पूछ रहा है तो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0, याद रखना। ठीक है, आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटा देने पर बोल रहा है कि सेल का वोल्टेज क्या होगा। यह भी 24 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कह रहा गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु यानी लवण ब्रिज, साल्ट ब्रिज हम हटा लें तो क्या हो जाएगा। विकल्प है अचानक शून्य हो जाएगा वोल्टेज, दूसरा है धीरे धीरे घटता है, तीसरा है तीव्र गति से बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो भैया अगर हटा लेते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो तुरंत ही गिर जाएगा, यानी अचानक से शून्य हो जाएगा। पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। और ये भी बता दिया ना, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला विकल्प है विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत है। दूसरा है घटती है, तीसरा है स्थिर रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये सारे विकल्प तो भाई हम ऑलरेडी एक बार और करवा चुके हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं भैया। यस, अभी बेचता हूँ। टिफिन टिफिन क्या था? 4 2 6 3 4 6। अगला कह रहा है कि 4 तत्व ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः माइनस का 2.9 है और उसके बाद प्लस का 1.50, माइनस का 0.74 तथा 0.43 वोल्ट है। इनमें से सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन सा होगा? देखिए भैया, ए का कितना है तो माइनस का 0.90, बी का कितना है तो ये प्लस का 1.50, ठीक है। उसके बाद सी का क्या है, सी का क्या है भैया तो माइनस का 0.74 है और उसके बाद डी का क्या है तो ये प्लस का 0.43 है, ठीक। अब कह रहा है कि सबसे इसमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक, तो यह सर्वाधिक प्रबल अपचायक वही होगा जिसका मान सर्वाधिक यहां पे छोटा होगा, ठीक है। तो माइनस में सबसे ज्यादा, भले नंबर में बड़ा है लेकिन माइनस में यही छोटा है, तो कहने का मतलब ए वाला, भाई ए वाला सबसे बड़ा है, याद रखना, ठीक है। ए वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अगर हम देख लें तो ऐसे धीरे धीरे, तो यूं कहना हमको इसके बारे में पूछ रहा है, बस इसका क्रम नहीं पूछ रहा है, केवल ये पूछ रहा है सबसे प्रबल अपचायक। तो ए बी सी डी है तो भैया ए ही होगा, कौन सा? ए हो जाएगा पहला वाला विकल्प, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? आपका बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना भैया, ठीक। तो विकल्प है धातु की प्रकृति पर, दूसरा है विलयन के ताप पर, तीसरा है मोलरता पर, या फिर इन सभी पर। तो भैया इलेक्ट्रोड विभव सब पर निर्भर करेगा, ठीक है। वो विलयन की मोलरता पर भी यानी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी, प्रकृति पर भी, ठीक। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी सभी पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में अणुसंख्य गुणधर्म है, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसगुल्लो, कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन सा है? विकल्प है परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, या इनमें से सभी। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? तो भैया ये हो जाएगा परासरण दाब, ठीक। इनमें अणुसंख्य गुणधर्म में परासरण दाब होता है, और क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, और साथ में आपका जैसे भाई एक चीज क्या कहते हैं, ये तो बताया ही गया है। तो ये सब क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए अब की बार पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये भी पूछा गया है बच्चों, याद रखना। नहीं वाले में कंफ्यूज बच्चे ज्यादा होते हैं, कौन सा कह रहा नहीं है ये बताना है। पहला है परासरण दाब, तो बच्चों ये तो है। दूसरा है हिमांक में अवनमन, ये भी बताया है। क्वथनांक में उन्नयन भी है, और भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये भी है, और पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन ही नहीं है, क्या है? ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन भी है, 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं, ठीक है यहां पर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपके सामने ये विकल्प दिए गए हैं। P बराबर आर टी अपान सी, P बराबर सी टी अपान आर, P बराबर आर सी अपान टी, या फिर P अपान सी बराबर आर टी। देखिए हमने बताया है, वहां पे बताया था पाई से दर्शाते हैं या P से भी दर्शा लो। PV बराबर N आर टी होता है, या भाई P बराबर N अपान V आर टी कह लें, या फिर भैया हमने P बराबर होता है सी आर टी होता है। ठीक है, तो कई फार्मूले हैं, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे। तो अगर इसी को नीचे लाना चाहें, अब देखो ऐसा कौन मिल रहा है, P अपान सी कह रहा है बराबर आर टी। अगर इसको यहां पे ले आए तो P अपान सी बराबर आर टी, ये फार्मूला
रसगुल्लों ऐसा ही बन रहा है, तो यही तो सही है। बाकी ये RC/T गलत होगा, P/CT/R गलत होगा, P बराबर RT/C बिल्कुल गलत होगा। तो P/C, क्योंकि इसको अगर हम नीचे लाएंगे P/C बराबर RT ही तो बचेगा। तो भैया इस लिहाज से आपका ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, इसलिए भाई देखिए सारी चीजें एकदम पढ़ी पढ़ाई हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 ग्राम जल के मतलब जल में कितने मोल होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की तरह ही, लेकिन रिपीट बहुत ज्यादा होता है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछ रहा है। 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल। तो देखिए मोलों की संख्या पूछ रहा है भाई, मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये होता है फार्मूला, भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या n बराबर, भार कितना है 180 ग्राम जल है तो 180 ग्राम हो गया। अणुभार कितना है, तो भाई जल का अणुभार निकाल लेते हैं ना। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, 2 आगे आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 और 16 18, तो 18 अणुभार हो जाएगा। कट गया ना, तो n यानी कितना आ गया 10 मोल, यानी मोलों की संख्या कितनी भाई 10 मोल आ जाएगा। तो 10 मोल कौन सा है भैया, ये तीसरा वाला है 10 मोल। क्या है बच्चों, 10 मोल। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से भैया हमने क्या है केमिस्ट्री के जितने मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है उन सबको आज निपटा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अब आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और